अब देखिए लिंक कैसे करते हैं, कैसे सोचते हैं। देखो, अगर मैं आपसे ये कहता कि ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, इस क्वेश्चन की जगह मैं ये क्वेश्चन पूछता आपसे, sin 2 डिग्री, sin 4 डिग्री, sin 6 डिग्री, 6 डिग्री सॉरी, sin 6 डिग्री से लेके sin 180 डिग्री, तो मुझे नहीं लगता आप में से कोई ऐसा है जो ये क्वेश्चन ना कर पाता। बोलो। अब भाई सारे जो एंगल आप देख रहे हो, 2, 4, 6, 8, ये सारे एंगल एपी में है। हाँ है ना? बोलो भाई। यस सर। और एपी में आपने तुरंत फॉर्मूला पढ़ा है, तो अल्फा को आप 2 डिग्री लिखते, बीटा भी 2 डिग्री हो जाता, और एन आपको बस सर्च करना पड़ता। नहीं तो एन की वैल्यू 90 हो जाती कि नहीं? अरे हाँ या ना जवाब दो। तो ये तीनों मिल जाते। जैसे ही तीनों मिल जाते तुरंत आप फॉर्मूला लगा देते, साइन एन इंटू बीटा बाई टू डिवाइडेड बाई साइन बीटा बाई टू इंटू, चूंकि साइन का सम है तो साइन अल्फा और प्लस n-1 और इंटू बीटा बाई टू। यही फार्मूला लगा देते कि नहीं बताओ? जैसे फार्मूला लगाते साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती, ये बन जाता साइन 91 डिग्री, आया ना? और ये बन जाता sin 1 डिग्री। sin 91 डिग्री को आप क्या लिख देते? साइन ऑफ 90 प्लस 1 डिग्री डिवाइडेड बाई sin 1 डिग्री, और sin 90 प्लस थीटा कितना हो जाता? कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तुरंत ये सम क्या cot 1 डिग्री आ जाता। मुझे सोच के जवाब दो, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? बट ये सम तब आता जब 2, 4, 6, 8 होता। अब यही हमने सोचा कि प्रॉब्लम क्या है भाई, sin 2, sin 4, sin 6 तो है ही, बट प्रॉब्लम इनकी है 2, 4, 6, 8। अगर ये सिस्टम से हट जाए, ये जो बाहर 2, 4, 6, 8 है, तो क्वेश्चन हो सकता है। हाँ है ना? अच्छा, अब हमने तुरंत एपी में कनेक्ट किया कि अगर 2, 4, 6, 8 ये सब एपी में है, तो एपी में फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम सेम होता है। बोलो भाई। एपी में फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम सेम होता है, तो सेकंड और सेकंड लास्ट का भी सेम होगा, थर्ड और थर्ड लास्ट का भी सेम होगा। जैसे ये चीज स्ट्राइक की, क्वेश्चन खत्म हो गया। हमने क्या किया, जिस सीरीज का सम हमें निकालना था वो थी 2, sin 2 डिग्री प्लस 4, sin 4 डिग्री प्लस 6, sin 6 डिग्री से लेके 180, sin 180 डिग्री। हमने तुरंत इसी सीरीज को रिवर्स करके ऐड कर दिया। हमने तुरंत क्या किया, इस सीरीज को रिवर्स किया और ऐड कर दिया। अच्छा, जब हम रिवर्स करके इसको लिखेंगे, तो एक सेकेंड, रिवर्स करने से पहले एक चीज़ और देख लो। इससे पहले एक टर्म यहाँ पे आएगा क्या, 178 sin 178 डिग्री। आएगा कि नहीं आएगा? दो टर्म पहले लिख लो यार, तो ज़्यादा कनेक्शन कर पाओगे। यहाँ पे एक टर्म आएगा 176 sin 176 डिग्री, 178 sin 178 डिग्री, ठीक है ना? और 180 sin 180 डिग्री। क्या ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं, ये बताओ। समझ पा रहे हो कि नहीं भाई ये बात? बोलो। अच्छा, अब एक चीज़ सोचो ज़रा, अगर मैं 178 में 2 ऐड करूं, तो क्या वो 180 होगा? 176 में 4 ऐड करूं तो ये 180 होगा। अच्छा, दूसरा आपने ये भी फील किया होगा कि साइन पाई माइनस ए, या इसी को अगर मैं लिख दूं साइन 180 डिग्री माइनस ए, तो ये एंगल साइन ए ही होता है। बोलो भाई। तो साइन 2 को मैं साइन 178 लिख सकता हूँ, साइन 4 को मैं साइन 176 लिख सकता हूँ। अच्छा, साइन 180 की वैल्यू तो जीरो ही होती है, तो ये लिखा ना लिखा हमारे लिए बराबर है। तो चाहो तो इसको लिखो, चाहो तो हटा दो, क्या फ़र्क पड़ता है? मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं भाई? हाँ है ना? तो इसको हम अभी थोड़ी देर के लिए सीरीज से एलिमिनेटेड मान लेते हैं। बाकी सारे टर्म्स को देखो जरा ध्यान से। बाकी सारे टर्म दिख रहे हैं ना आपको? तो तुरंत इसको हम क्या करेंगे, रिवर्स करके ऐड कर देते हैं। जैसे रिवर्स करोगे तो ये क्या आएगा, 178 साइन 178 डिग्री, 176 साइन 176 डिग्री,
174 साइन 174 डिग्री से लेके ये कहाँ तक आएगा, 2 साइन 2 डिग्री तक। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? बस ये बताओ। जैसे ही पूरी सीरीज को ऐड करोगे तुरंत आपको मिलेगा 2s इज इक्वल टू 180 कॉमन, अंदर क्या मिलेगा, साइन 2 डिग्री साइन 4 डिग्री से लेके साइन 178 डिग्री। तो एस की वैल्यू कितनी आएगी, 90 टाइम्स ऑफ साइन 2 डिग्री साइन 4 डिग्री से लेके साइन 178 डिग्री। यहाँ तक ओके हो कि नहीं है? और ये सम तो अभी आपने निकाला ही है ना भाई। अगर हम साइन 180 इसमें और इन्वॉल्व कर दें तो क्या दिक्कत है, बोलो? क्योंकि उसकी वैल्यू तो जीरो ही होती है ना। अब जीरो को तो हम कैसे भी लिख दें, क्या फ़र्क पड़ता है? मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं सब लोग? तो इसमें हमने जीरो लिखा और जीरो को क्या लिख दिया, साइन 180 डिग्री। इसका सम तो अभी हमने कॉट 1 निकाला ही है, तो 90 इंटू कॉट 1 डिग्री आंसर आ गया। देखो तरीका समझ में आया कि नहीं? तो हमने यहाँ से पहले ये अपने दिमाग में सोचा कि ऐसा हम कर सकते थे अगर ये क्वेश्चन होता, इसी को यूज़ कर लिया। तो हमने इसमें एक तो सीक्वेंस एंड सीरीज के टाइम की प्रॉपर्टी देखी कि भाई ये सारे टर्म्स अगर सीक्वेंस सीरीज में है तो अल्टरनेट ऐड करने से कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा साइन पाई माइनस ए इक्वल टू साइन ए होता है, इसका यूज़ कर लिया और फिर दोनों को रेसिप्रोकल करके ऐड कर दिया, आंसर आ गया। क्या है क्वेश्चन सबको समझ में आया क्या किया? और एक रिजल्ट तो ये है कि साइन पाई बाई एन इंटू साइन 2 पाई बाई एन इंटू साइन 3 पाई बाई एन से लेके साइन ऑफ एन माइनस 1 पाई बाई एन का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है एन अपॉन 2 की पावर n-1, वेयर एन इज अ नेचुरल नंबर। पहला रिजल्ट तो ये है, सही है। इसका प्रूफ जब हम टिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तब करेंगे, अभी के लिए बस इसका रिजल्ट लिख लें। ये रिजल्ट ये होता है कि साइन पाई बाई एन साइन 2 पाई बाई एन साइन 3 पाई बाई एन। अच्छा, इस रिजल्ट को याद रखने का तरीका, पहली चीज़ सारे टर्म प्रोडक्ट में है। दूसरा एंगल पाई बाई एन से शुरू हो रहा है, पाई बाई एन 2 पाई बाई एन 3 पाई बाई एन करते करते कहाँ तक जा रहा है, कंजिक्यूटिव नंबर लेते हुए कहाँ तक जा रहा है, n-1 पाई बाई एन तक। तो ये फॉर्मूला हम वहीं लगा पाएंगे जहाँ पर सारे साइन के एंगल मल्टीप्लाई हो रहे हो और एंगल की फॉर्म क्या हो, पाई बाई एन 2 पाई बाई एन 3 पाई बाई एन से n-1 पाई बाई एन तक कंजिक्यूटिव फॉर्म में एंगल आ रहे हो। तब हम डायरेक्ट उनको लिखते हैं n अपॉन, अब हम डायरेक्ट उसको लिखते हैं n अपॉन 2 टू दी पावर n-1, n अपॉन 2 टू दी पावर n-1। क्लियर हो रहा है कि नहीं भाई? क्लियर हुआ? ठीक है, 8 मैं कर रहा हूँ, 9 आप करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमने देखा कि भाई साइन पाई/7 साइन 3 पाई/7 और साइन 5 पाई/7 है। तो अभी तो ये फॉर्मूला यूज़ हो नहीं पाएगा क्योंकि इसमें तो सारे कंजिक्यूटिव एंगल चाहिए होते हैं, यानी हमें साइन 2 पाई/7 भी चाहिए, साइन 4 पाई/7 भी चाहिए और साइन 6 पाई/7 भी चाहिए, तब हम ये रिजल्ट लगा पाएंगे, है कि नहीं? तो अभी तो हम इसमें रिजल्ट लगा नहीं सकते। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो इसमें मिसिंग जो एंगल हैं उनको ले लेते हैं। तो अगर मिसिंग एंगल को हम इंक्लूड करें तो एक तो 2 पाई/7 मिसिंग था, साइन 3 पाई/7 क्वेश्चन में था। एक साइन 4 पाई/7 मिसिंग था, साइन 5 पाई/7 क्वेश्चन में था। एक साइन 6 पाई/7 मिसिंग था। अगर हम इसकी बात करते तो n की वैल्यू 7 थी, तो डिवाइडेड बाई 2 की पावर n-1 6 तक जाता है ये सब। ये तो डायरेक्ट फार्मूला हो गया, है कि नहीं? बट अभी हमें जो एंगल चाहिए वो क्या क्या चाहिए, ज़रा सोचो। जो एंगल आपको चाहिए वो क्या क्या चाहिए भाई? हमें 2 पाई/7 चाहिए, 3 पाई/7 चाहिए, 5 पाई/7 चाहिए। हमें क्या क्या नहीं चाहिए, 2 पाई/7 नहीं चाहिए, 4 पाई/7 नहीं चाहिए और 6 पाई/7 नहीं चाहिए। तो हमें इन्हीं 3 एंगल को अपने सिस्टम से हटाना पड़ेगा और बाकी एंगल को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो अब ध्यान से देखना, क्या हम 2 पाई/7 और
5π/7 को रिलेट कर सकते हैं? क्या हम 3π/7 और 6π/7 को रिलेट कर सकते हैं? क्या हम π/7 और 6π/7 को रिलेट कर सकते हैं? बोलो भाई। अगर हम देखें तो 6π/7 को हम लिख सकते हैं साइन पाई माइनस π/7। तुरंत हमें ये साइन π/7 मिल जाएगा। बोलो। ऐसे ही साइन ऑफ 4π/7 को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ पाई माइनस 3π/7। ऐसे हमको साइन 3π/7 मिल जाएगा। ऐसे ही हम साइन 2π/7 को लिख सकते हैं साइन ऑफ पाई माइनस 5π/7। तो तुरंत हमको ये घूम के क्या मिल जाएगा? साइन। तुरंत हमको ये घूम के क्या मिल जाएगा? 2π/7। 5π/7 ना बेटा। साइन पाई यस। माइनस थीटा है कि नहीं? तो यानी साइन 6π/7 को हम क्या लिख दें? साइन π/7। साइन 4π/7 को हम क्या लिख दें? साइन 3π/7। साइन 2π/7 को हम क्या लिख दें? साइन 5π/7। मतलब हमने क्या रिजल्ट देखा कि साइन पाई माइनस ए हमेशा किसके बराबर हो गया? साइन ए के। क्या रिजल्ट दिखा सबको? जैसे ये लिखेंगे तो ये बन जाएगा साइन π/7 का स्क्वायर, फिर साइन 3π/7 का स्क्वायर, और फिर साइन 5π/7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7/2 दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो। तो साइन π/7, साइन 3π/7 और साइन 5π/7, तुरंत ये क्या आ जाएगा? √7/2 2 की पावर 3 मतलब 8। यही आंसर में है। देखो, नहीं समझे? क्या ये बात कनेक्ट कर पाए सब लोग कि नहीं? बोलो। यस सर। गुड। क्वेश्चन नंबर 9 अटेम्प्ट लो जल्दी से। मतलब ये जो फॉर्मूला आपने पढ़ा भाई, अगर इस फॉर्मूले को हम लगाना चाहते तो साइन π/11 से शुरू करते, 2π/11, साइन 3π/11, ऐसे करते करते हम प्रोडक्ट कहाँ तक लेते हैं? साइन 10π/11 तक। तो ये आ जाता n/2 ये प्रोडक्ट तो ओके है, बट हमें इसमें सिर्फ इवन वाले चाहिए, ऑड वाले नहीं चाहिए। तो हमें उनको रिलेट करना पड़ेगा। उसके लिए हमने देखा कि साइन 9π/11 है अगर, तो हम उसको लिख सकते होंगे साइन पाई माइनस 2π/11, यानी कि वो साइन 2π/11 बन जाएगा। नहीं समझे? ऐसे ही अगर हम देखें कि साइन 7π/11 है तो वो साइन पाई माइनस 4π/11 बन जाएगा। इसका मतलब वो क्या बन जाएगा? साइन 4π/11। हाँ या ना? तो सेम एज आप क्या कह सकते हो? बोलो। साइन 5π/11 जो है वो साइन 6π/11 के बराबर है। सेम एज साइन कौन सा 5 के बाद 7π/11 जो है वो किसके बराबर है? क्या वो 4π/11 के बराबर है या नहीं? देखो, बोलिए भाई। यस सर। 3π/11 किसके बराबर होगा? हाँ या ना? क्या वो साइन 8π/11 के बराबर होगा? बोलिए। नहीं समझ रहे हो? और ऐसे ही जो साइन π/11 होगा वो साइन 10π/11 के बराबर होगा। तो इसका मतलब हम सारे एंगल रिपीटेड फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं? तो साइन 2π/11 का स्क्वायर आ जाएगा, साइन 4π/11 का स्क्वायर आ जाएगा, साइन 6π/11 का भी स्क्वायर आ जाएगा, साइन 8π/11 का भी स्क्वायर आ जाएगा, और साइन 10π/11 का भी स्क्वायर आ जाएगा। और ये स्क्वायर किसके बराबर हो जाएंगे? सारे 11/2 के। जैसे हम सारे स्क्वायर हटाएंगे तुरंत हमें साइन 2π/11, साइन 4π/11, साइन 6π/11, साइन 8π/11 से लेके साइन 10π/11 की वैल्यू क्या मिल जाएगी? √11/2 एम आई करेक्ट और नॉट? ये बताओ। 1 तो एकदम आसान सा है कि नहीं है भाई? बोलो भाई। साइन a माइनस बी अपॉन कॉस a कॉस b,
इसके बाद साइन बी माइनस सी अपॉन कॉस बी कॉस सी, और इसके बाद साइन सी माइनस ए अपॉन कॉस सी कॉस ए। ये अगर आपने देखा हो तो ये रिजल्ट होता है टेन ए माइनस टेन बी का, ये रिजल्ट हो जाता है टेन बी माइनस टेन सी का, ये रिजल्ट हो जाता है टेन सी माइनस टेन ए का। याद आया कि नहीं? अल्टरनेट यस सारे सर। एंगल कैंसिल और आंसर 0 आ गया। समझ गए कि नहीं भाई? याद है मैंने आपको दो रिजल्ट बताए थे, टेन ए माइनस सर टेन ए प्लस माइनस टेन बी का एक रिजल्ट बताया था ना, दैट इज साइन ऑफ ए प्लस माइनस बी डिवाइडेड बाई कॉस ए कॉस बी। याद आया कि नहीं? और एक रिजल्ट आपने कॉट बी प्लस माइनस कॉट ए का पढ़ा था, दैट इज साइन ऑफ ए प्लस माइनस बी डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में जो कॉस होता है उसकी जगह क्या आ जाता है? साइन। अगर साइन है तो ऐसे ब्रेक होगा, कॉस है तो ऐसे ब्रेक होगा। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, डिस्कशन में आए थे दोनों रिजल्ट और इनका यूज़ आपने सीखा था। याद आया कि नहीं आपको? बोलो। बस उसी के हिसाब से आपने इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया। समझ गए कि नहीं? पहला क्वेश्चन बताओ भाई। हमें जिस चीज़ की कमी पड़ रही थी हमने उसी के हिसाब से इसको ब्रेक कर दिया है। आया ना? तो ये टेन ए माइनस टेन बी, अब अल्टरनेट सारे टेन ए टेन बी टेन सी क्या हो गए? कैंसिल आउट, सीधा आंसर आ गया 0। क्या पहला क्वेश्चन सबको कनेक्ट हुआ? यस सर। गुड। सेकंड में आइए ज़रा। सेकंड में सोचिए क्या करना है। स्ट्राइक समझ में आया कि नहीं? हमने कॉस को साइन में चेंज कर लिया है। तो पहला जो टर्म था कॉस टू थीटा, उसमें हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया साइन टू थीटा, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई हो गया टू साइन टू थीटा और साइन सिक्स थीटा से। अच्छा, यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया टू साइन सिक्स थीटा से, सही है ना? और यहाँ पे आ गया कॉस सिक्स थीटा, यहाँ पे आ गया टू साइन सिक्स थीटा और साइन एटीन थीटा। अच्छा, यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया टू साइन एटीन थीटा से, यहाँ पे आ गया कॉस ऑफ एटीन थीटा ऑलरेडी है ही, और यहाँ पर आ गया टू साइन एटीन थीटा और साथ में साइन 54 थीटा है। दिखा मल्टीप्लीकेशन? अच्छा, ये बन गया साइन 4 थीटा डिवाइडेड बाई टू साइन टू थीटा साइन सिक्स थीटा। ये बन गया साइन 12 थीटा डिवाइडेड बाई टू साइन सिक्स थीटा साइन एटीन थीटा। ये बन गया साइन 36 थीटा डिवाइडेड बाई टू साइन एटीन थीटा और साइन 54 थीटा। अब ध्यान से देखते जाना, क्या हम साइन 4 थीटा को साइन 6 थीटा माइनस 2 थीटा लिख दें? कोई प्रॉब्लम? बोलो भाई। क्या हम इसको साइन ऑफ 18 थीटा माइनस 6 थीटा लिख दें? कोई प्रॉब्लम? 12 थीटा को बोलते जाना। क्या हम इसको साइन 54 थीटा माइनस 16 थीटा लिख दें, सॉरी 18 थीटा लिख दें? कोई दिक्कत? ये कैसे सोच पा रहे हैं? समझ में आया कि नहीं भाई? सोच कहाँ से कनेक्ट की है, ये बात दिखी सबको कि नहीं? बोलो। और पूरे में क्या कॉमन आ गया? 1/2। अब जैसे ही 1/2 कॉमन हुआ, क्या ये फॉर्मूला यही बन गया? साइन बी माइनस ए, साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए साइन बी। अरे बोलो यार, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। तुरंत आप रिजल्ट क्या लिखेंगे? कॉट टू थीटा माइनस कॉट सिक्स थीटा। तो ये क्या बनेगा? कॉट सिक्स थीटा माइनस कॉट एटीन थीटा। तो ये क्या बनेगा? कॉट एटीन थीटा माइनस कॉट 54 थीटा। और अल्टरनेट ये वाले टर्म क्या हो जाएंगे? कैंसिल। आंसर क्या आ जाएगा? 1/2 कॉट टू थीटा माइनस कॉट 54 थीटा। यही हमें प्रूव करना था। देखो जरा ध्यान से, नहीं समझ पाए? कनेक्शन समझे कि नहीं? क्वेश्चन को कैसे कनेक्ट करके सोचा, ये बात दिखी सब? देखिए ना सबने? तो अगर मैं उन ग्राफ्स को एक ही प्लेटफॉर्म पे बनाऊँ तो एक चीज़ ऑब्जर्वेशन वाली है बस,
वो मैं बताना चाह रहा था। जैसे अगर मैं साइन का ग्राफ बना दूं, तो साइन का ग्राफ आपने देखा होगा कुछ ऐसे बनता है। रिकॉल कर पाए सब लोग कि नहीं? सॉरी, 0 से यस सर। पाई, पाई से 2 पाई के बीच में, और ये वाला पॉइंट चलो मान लो पाई/2 आता है। ये वाला पॉइंट अगर मैं कह दूं 3 पाई/2 आता है। अच्छा, यहीं पे अगर मैं कॉस का ग्राफ बनाऊं, तो कॉस का ग्राफ यहाँ से शुरू होता है, ऐसे जाता है, फिर यहाँ पे मैक्सिमम लेता है, फिर यहाँ पे वापस आता है, सॉरी, यहाँ मैक्सिमम लेते हुए वापस आता है 0, और फिर यहाँ मैक्सिमम 1 ले लेता है। क्या एक कॉस का ग्राफ कनेक्ट कर पाए? तो ये ग्राफ हो गया कॉस एक्स का, और ये ग्राफ हो गया साइन एक्स का। एक ही प्लेटफॉर्म पे बनाए, तो दोनों जहाँ इक्वल हो रहे हैं वो ये 2 पॉइंट आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली जहाँ वो इक्वल हो रहे हैं वो क्या है, साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स है। इसका मतलब वहाँ पे tan x की वैल्यू 1 है। tan x की वैल्यू 1 कहाँ कहाँ होती है, पाई/4 पे और 5 पाई/4 पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। इसका मतलब ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, पाई/4। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 5 पाई/4। क्या यहाँ तक की बात सबको समझ में आ रही है, ये बताओ? यस सर। यहाँ तक जो मैंने लिख दिया, ये बात सब लोग कनेक्ट कर पाए कि नहीं? यस सर। अब इसको अगर मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज में लेना चाहूँ, मतलब ये जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने लिख दी है, इस इन्फॉर्मेशन को मैं क्वेश्चन के फॉर्म में लेना चाहूँ, तो सबसे पहला जो फॉर्म क्वेश्चन के फॉर्म में इस चीज़ को मैं कनेक्ट कर सकता हूँ वो ये है कि जैसे आपसे मैं पूछूं कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का मॉड, तो अब ये मॉड आपके सामने, अगर साइन एक्स कॉस एक्स से बड़ा होगा तब तो ये मॉड आपके सामने प्लस का होगा, नहीं समझे? और अगर साइन एक्स कॉस एक्स से छोटा हो जाएगा तब ये मॉड आपके सामने माइनस का होगा। क्या ये बात कनेक्ट कर पा रहे हो सब लोग? बोलो भाई। साइन एक्स अगर कॉस एक्स से बड़ा होगा तब ये मॉड प्लस में होगा, और साइन एक्स अगर कॉस एक्स से छोटा होगा तब ये मॉड माइनस में होगा। मेरी बात समझ गए कि नहीं भाई? अगर साइन एक्स कॉस एक्स से बड़ा होगा तो ये मॉड पॉजिटिव होगा, और साइन एक्स कॉस एक्स से छोटा होगा तो ये मॉड नेगेटिव होगा। ये सिंपल सी बात मैंने बताई। अब अगर दोनों ग्राफ आपके सामने हैं, तो अगर आप इस ग्राफ को 0 से रीड करना शुरू करो, तो अभी ये वाला ग्राफ ऊपर है, ये ग्राफ नीचे है, तो क्या 0 से पाई/4 वाले रीजन में कॉस एक्स साइन एक्स से बड़ा दिख रहा है कि नहीं? सोच के बताओ। तान्या बेटा, आप आपका कैमरा ऑन है, उसको आप बंद कर लीजिए। 0 से पाई/4 वाले रीजन में आपने देखा ना कॉस एक्स किससे बड़ा है, साइन एक्स से। क्या ये बात सबको दिख रही कि नहीं? जैसे आप पाई/4 के आगे आएंगे कौन सा ग्राफ ऊपर हो गया है, बोलो भाई? साइन। तो कहाँ तक साइन का ग्राफ ऊपर चल रहा है, 5 पाई। 5 पाई। इसका मतलब पाई/4 से 5 पाई/4 वाले रीजन में कॉस एक्स साइन एक्स से बड़ा हो गया कि नहीं? सोच के जवाब दो, जल्दी जवाब दो भाई, हाँ या ना। यस सर। अच्छा, इसके बाद जैसे ही आप 5 पाई/4 के आगे आएंगे फिर से कॉस एक्स किससे बड़ा हो जाएगा, साइन एक्स से। नहीं समझे? तो अब यार इतनी चीज़ को ग्राफ से बार बार रिकॉल करने का तो कोई मुद्दा है नहीं, तो हम क्या करेंगे, सिंपल ऐसे एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पर ये लाइन खींच लेंगे, ठीक है, पाई/4 एंगल पे। हमने ये अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया एक्स और वाई, और इसमें ये हमने लाइन खींच ली पाई/4 एंगल पे। तो अगर आप एंगल वाइज चलो, तो ये एंगल हो गया पाई/4, और इसी में पाई और ऐड कर दो, तो ये वाला टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 5 पाई/4। दिखा क्या भाई, हाँ या ना? तो अगर आपका एंगल यहाँ से यहाँ के बीच में है तो वो पाई/4 से बड़ा है, और 5 पाई/4 से छोटा है। तो ऊपर वाले हाफ में अगर आप देखो, ऊपर वाले हाफ में अगर आप देखो, तो साइन एक्स हमेशा कॉस एक्स से बड़ा है, और नीचे वाले हाफ में देखो तो साइन एक्स हमेशा कॉस एक्स से छोटा है।
क्या ये बात कनेक्ट हुई? सोच के देखो, अगर आप π/4 से 5π/4 के बीच में हो तो sin x हमेशा cos x से बड़ा है कि नहीं है? बट अगर आप 0 से π/4 के बीच में हो या फिर 5π/4 से 2π के बीच में हो तो cos x हमेशा sin x से बड़ा है। अरे हाँ या ना? क्या ये बात पूरी कनेक्ट कर पाए जो मैंने समझाई? बोलो भाई, क्या ये पूरी बात कनेक्ट हुई सबको? क्या ये पूरी बात कनेक्ट हुई सबको, हाँ या ना? यस सर। हम्म। मतलब सिंपल है, अब हमें सिर्फ एक लाइन ऐसे खींच देनी है, हमें सिर्फ एक ऐसे करके ये लाइन खींच देनी। इस तरफ sin x cos x से बड़ा होगा, इस तरफ cos x sin x से बड़ा होगा। इस तरफ का मतलब π/4 से 5π/4 में ये होगा, 5π/4 से 2π या 0 से पाई के बीच में cos x sin x से बड़ा होगा। या तो ऐसे याद कर लो, या ये दोनों ग्राफ एक प्लेटफॉर्म पे ध्यान रखो, तो आपको आइडिया रहेगा कि कब कि कौन किससे ग्रेटर है, कब sin x cos x से बड़ा है, कब cos x sin x से बड़ा है। क्या ये पूरी कहानी सब लोग कनेक्ट कर पाए? बोलिए। तो जहाँ जैसा एंगल दिया रहेगा उसके हिसाब से आप वैसा मॉड वैल्यू ओपन कर लेंगे। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? गुड। अब यहीं पे मैं अगर आपसे ऐसे कह देता कि sin x प्लस cos x का मॉड है, तो भी आप इसको sin x प्लस cos x लिख सकते हैं, या आप इसको माइनस sin x प्लस cos x लिख सकते हैं। प्लस आप तब लिख सकते हैं जब sin x माइनस cos x से बड़ा हो, माइनस आप तब लिख सकते हैं जब sin x माइनस cos x से छोटा हो। नहीं समझे? बोलिए। मतलब ये मैं बस आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। अच्छा, माइनस cos x का मतलब, अगर हमें कोई भी ग्राफ y इक्वल टू एफ एक्स पता है और हमें y इक्वल टू माइनस एफ एक्स बताना है, तो दोनों ग्राफ में देखो, यहाँ पे जहाँ जहाँ वैल्यू पॉजिटिव आ रही होंगी, यहाँ पे वहाँ वहाँ वैल्यू कैसी आ रही होंगी? निगेटिव आ रही होंगी, है कि नहीं? तो अगर हम कहें कि y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा है, तो जहाँ वैल्यू पॉजिटिव आ रही है वहाँ हमें वैल्यू निगेटिव चाहिए, और जहाँ निगेटिव वैल्यू आ रही है वहाँ हमें वैल्यू कैसी चाहिए? पॉजिटिव। तो क्या हम y इक्वल टू एफ एक्स से y इक्वल टू माइनस एफ एक्स बनाने के लिए पूरे ग्राफ का मिरर इमेज ले लेते हैं? किसके रेफरेंस में? बोलो। एक्स एक्सिस के रेफरेंस। तो जैसे आप एक्स एक्सिस के रेफरेंस में मिरर इमेज लेते हैं तो आपको नया ग्राफ मिल जाता है। वही नया ग्राफ किसका होता है? माइनस एफ एक्स का। समझ गए कि नहीं भाई? मिरर इमेज ऑफ ग्राफ y इक्वल टू एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, या y इक्वल टू 0, तो आपको y इक्वल टू एफ एक्स से y इक्वल टू माइनस एफ एक्स मिल जाएगा। सही है? तो सोचो, अगर हमें y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ पता है और हमें y इक्वल टू माइनस कॉस एक्स बनाना है, तो कॉस एक्स के ग्राफ का इमेज ले लेंगे। याद है? तो कॉस एक्स का अगर आप रफली ग्राफ बनाओ तो एक क्वाड्रेंट में कुछ ऐसा बन के आता है। याद आ रहा है कि नहीं आपको? 0 से 2π के बीच में। तो जैसे आप इसका इमेज लेंगे तो क्या ये ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा? ध्यान देना जरा। अरे हाँ या ना? क्या ये बात सब लोग कनेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं? बोलिए। तो अब हमें y इक्वल टू साइन एक्स और y इक्वल टू माइनस कॉस एक्स के ग्राफ एक ही प्लेटफॉर्म पे बनाने, तो दोनों ग्राफ हम एक ही प्लेटफॉर्म पे बना देते हैं। तो साइन एक्स के ग्राफ में तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं, वो तो अभी भी सेम बन जाएगा। 0 पाई 2π π/2 3π/2, ये वैल्यू 1 हो गई, ये वैल्यू -1 हो गई। ये तो ग्राफ एकदम ओके है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब हमें बनाना है माइनस कॉस एक्स का। तो माइनस कॉस एक्स का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। अभी तो हमने बनाया ना ये ग्राफ, मैक्सिमम यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से नीचे आएगा, 3π/2 जीरो लेगा और यहाँ -1 ले लेगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है इस ग्राफ में? हाँ है ना? तो अब हमने देखा है दो जगह बराबर हो रहा है, तो इसका मतलब साइन एक्स जो है वो किसके बराबर हो रहा है? माइनस कॉस एक्स के।
इसका मतलब tan x किसके बराबर है, -1 के। और tan x दो ही क्वाड्रेंट में -1 होता है, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो 3π/4 और 7π/4 ये दोनों पॉइंट आ गए। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया 3π/4 और ये पॉइंट आपका इंटरसेक्शन आ गया 7π/4। तो अब सोचो, अगर मैं 0 से 3π/4 के बीच की बात करूं तो sin x का ग्राफ -cos x से बड़ा है। और अगर मैं 7π/4 से 2π की बात करूं तो भी sin x का ग्राफ -cos x से बड़ा है। बट अगर मैं 3π/4 से 7π/4 के बीच की बात करूं तो sin x का ग्राफ तो सॉरी -cos x का ग्राफ sin x के ग्राफ से बड़ा है। क्या ये बात दिखी सबको ग्राफ से? बोलो अरे हाँ या ना। दिखा कि नहीं भाई? तो इसका मतलब sin x का ग्राफ -cos x से कब बड़ा है? जब हम यहाँ और यहाँ हैं। और sin x का ग्राफ -cos x के ग्राफ से कब छोटा है? जब हम यहाँ और यहाँ हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब यहाँ पर जो लाइन आपको ड्रॉ करनी थी वो ये थी, ये वाली लाइन। क्योंकि इसके हिसाब से ये वाला एंगल कितना हो गया, 3π/4। और ये वाला पूरा एंगल कितना हो गया, 7π/4। तो अब आप अगर 0 से 3π/4 के बीच में हो या फिर 7π/4 से 2π के बीच में हो तो पहला वाला रीज़न होगा, मतलब sin x प्लस cos x कैसा होगा, पॉजिटिव। और अगर आप इसके नीचे लाइन के हो तो sin x प्लस cos x कैसा होगा, नेगेटिव। क्या है पूरी कहानी समझ पाए? बताइए। फॉर्म पे बना देते हैं। इसी की ज़रूरत मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको पड़ती है। ये टेबल आपके पास दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। टेबल क्या कहती है कि एक लाइन हम खींच देते हैं π/4 वाली, π/4 एंड 5π/4 वाली। और एक लाइन हम खींच लेते हैं कौन सी, 3π/4 और 7π/4 वाली। खींच गई दोनों लाइनें कि नहीं, बताओ? अरे बोलो। ये वाली लाइन होगी y = x, ये वाली लाइन हो जाएगी y = -x, क्योंकि ये एंगल होगा π/4 का और ये वाला एंगल हो जाएगा 3π/4 का। उसके हिसाब से हम एडजस्ट कर लेंगे सारा। अभी आपने पढ़ा कि अगर आप इस लाइन के नीचे हो तो sin x माइनस cos x कैसा होता है, पॉजिटिव। और इस लाइन के ऊपर हो तो sin x माइनस cos x कैसा होता है, बोलो भाई, निगेटिव। क्या ये बात सब लोग समझ पा रहे हो? अरे हाँ या ना, बोलो। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? अगर हम इस लाइन के नीचे हैं तो sin x माइनस cos x पॉजिटिव होगा। अगर हम इस लाइन के ऊपर हैं तो sin x माइनस cos x नेगेटिव होगा। बोलो बोलो भाई, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? बोलो भाई, हाँ या ना। आ रही है? यस आ रही है सबको समझ में ना? बोलिए। बोलिए भाई, समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। काहे का समझ रहे हो भाई? ये उल्टा रिजल्ट लिखा है। क्या कर रहे हो यार, क्यों नहीं कनेक्ट करते हो? ये रिजल्ट मैंने उल्टा लिखा है भाई, ये गलत लिखा है। भैया सर कर दे रहे हैं सब लोग। अभी आपने फिर कनेक्ट क्या कर रहे हो ये बताओ? अभी आपने ये रिजल्ट पूरा पढ़ा ना? ये देखो, sin x माइनस cos x नेगेटिव होगा, sin x माइनस cos x पॉजिटिव होगा। दिखा? अब कनेक्ट हुआ कि नहीं, बताओ? तो यहाँ पे sin x माइनस cos x कैसा है, नेगेटिव। यहाँ पे sin x माइनस cos x कैसा है, पॉजिटिव। बोलिए भाई। तो यहाँ पर sin x माइनस cos x कैसा आता है भाई, नेगेटिव। यहाँ पे sin x माइनस cos x कैसा आता है, पॉजिटिव। डन हो गया। ये इस लाइन के अबाउट हुई। तो इस लाइन के अबाउट यहाँ भी सेम एनालिसिस हो गया।
इस वाले रीजन में अगर हम जाएंगे तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को कैसा लेंगे, नीचे है ना अभी तो निगेटिव। यहाँ वाले रीजन में रहेंगे तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को कैसा लेंगे, पॉजिटिव। अब आओ, इस लाइन के अबाउट आपने थ्योरी क्या पढ़ी है, इस लाइन के अबाउट अगर हम ऊपर रहते हैं तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हमेशा पॉजिटिव रहता है, और अगर हम नीचे आ जाते हैं तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हमेशा नेगेटिव हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कैसा होगा, पॉजिटिव। यहाँ भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। ये टेबल आपको अपने दिमाग में रखनी है। कई बार हाफ एंगल का यूज़ हो जाता है, इसलिए मैंने ये टेबल आपको बनवाई है, आपको पता होनी चाहिए। समझ गए कि नहीं भाई, एडवांस में कई बार इस टेबल का यूज़ हो जाता है। तो अब कनेक्शन आपको, या तो आप अपने दिमाग में ऐसे ग्राफ को रख लो तो आपको कनेक्शन पता रहेगा साइन एक्स कॉस एक्स का और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का, या फिर आप अपने दिमाग में ये इन्फॉर्मेशन रख लो। समझ गए कि नहीं, या मैं दोबारा पूरी चीज़ समझाऊं, जल्दी बार। जैसे आपके सामने ये वाला एक्सप्रेशन आ जाए 1 + sin 2x, तो आप इसको तो तुरंत लिख दोगे ना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये तुरंत बन जाएगा मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। बोलो भाई, यहीं पे आपके सामने एक्सप्रेशन आ जाएगा 1 - sin 2x, तो आप इसको तुरंत लिख दोगे ना, रूट अंडर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये तुरंत एक्सप्रेशन आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का मॉड। तो एंगल के हिसाब से ही तो ओपन करोगे ना, अरे हाँ या ना। अब ये मॉड ओपन करके आपको मान लो एनालिसिस करना है और बताना है कि कहाँ पर क्या वैल्यू आ रही होगी। मेरी बात समझे कि नहीं, बोलिए। अब जैसे आपको बताना है फाइंड रूट अंडर 1 + sin 2x प्लस रूट अंडर 1 - sin 2x इफ x इज इक्वल टू, सपोज x को हम कोई भी एक एंगल ले लेते हैं, मान लो हमने एंगल ले लिया x को 154 डिग्री, तब आपको रिजल्ट बताना है। x जो है वो 154 डिग्री है। तो अब तुम तुरंत क्या करोगे बताओ, तो इसको आप तुरंत लिख देंगे मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको आप तुरंत लिख देंगे मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा ना कि मॉड कब पॉजिटिव कब निगेटिव होता है। तो तुरंत आप अपने दिमाग में यही दो लाइनें खींच लोगे। और x, भाई x एंगल 154 डिग्री के बराबर है, तो 154 डिग्री एंगल कहाँ आएगा, बोलो भाई। 145 135 से आगे ही आएगा यहाँ कहीं, अरे हाँ या ना। यानी कि इस लाइन के कैसा हो गया, नीचे। तो इस लाइन के नीचे होते ही साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कैसा हो गया, पॉजिटिव। नहीं समझे मेरी बात। अच्छा, अब आप अभी भी इस लाइन के कहाँ हो, ऊपर हो, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स भी कैसा हो गया, पॉजिटिव। इसका मतलब दोनों कैंसिल हो गए, रिजल्ट क्या आ गया, 2 sin x। तो आंसर आ गया 2 sin 154 डिग्री। मेरी बात समझे कि नहीं, मैं क्या बोला, बोलो भाई, क्या ये मेरी बात समझ पाए कि नहीं। तो मॉड ओपन करके आप इसको तुरंत 2 sin 54 डिग्री लिख देंगे। ये बात क्लियर हुई कि नहीं, बोलो, अरे हाँ या ना। अच्छा, यहीं पे अगर मैं कहता कि यही x आपका 110 डिग्री होता, बोलो, यही x 110 डिग्री होता, तो क्या करते। अब जो 110 डिग्री आता वो कहाँ आता बताओ, यहाँ कहीं आता, अरे हाँ या ना। अब हम इस लाइन के ऊपर रहते, बोलो, और इस लाइन के भी ऊपर रहते, बोलिए, इस लाइन के भी ऊपर थे, इस लाइन के कहाँ थे भाई, ऊपर, और इस लाइन के कहाँ थे। अच्छा, पहले तो हम इस लाइन के नीचे थे सर भाई, नीचे थे। नीचे थे, तो ये वैल्यू क्या हो जाती, निगेटिव नेगेटिव। ओपन। हाँ सॉरी, उल्टा कर दिया। तो ये वैल्यू तो निगेटिव ओपन होती ना आपकी, तो यही गलत कर दिया। जब इसको निगेटिव ओपन करते तो ये आता,
यानी ये आता माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। समझ गए कि नहीं? ये और ये कैंसिल होता है और ये रिजल्ट -2 cos x आ जाता है, यानी कि -2 cos 154 डिग्री। अब सही आया, नहीं समझे? बोलो। अब अगर हम x1 की बात करते हैं, x1 डैश की 110 की, तो अब क्या ओपन होता? बोलो। फॉर x डैश क्या ओपन होता? दोनों पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आता और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आता। अब इसके लिए वही आंसर आता, 2 sin x, दैट इज 2 sin 110 डिग्री। अब मेरी बात मेरे हिसाब से कनेक्ट कर पाए होगे तुम लोग? बोलो। अब मेरी बात कनेक्ट कर पाए? तो कई बार मॉड के केस में इसका यूज़ हो जाता है। एडवांस वाले में एक क्वेश्चन है, उसको देखिएगा, उसमें इसका यूज़ हो जाता है। तो वो उस हिसाब से आपको पता होना चाहिए कहाँ पे आपको क्या करना है। ओके, फील हुआ? नहीं, कुछ कनेक्ट नहीं कर पाओगे भाई। यहाँ पे क्या है कि कॉट ए कॉट बी कॉट सी का रिलेशन कॉट थीटा से दिया, और हर बार जो रिलेशन आपको चाहिए उसमें एक एंगल थीटा के साथ रिलेट है, अगली बार दूसरा एंगल थीटा के साथ रिलेट है, अगली बार तीसरा एंगल थीटा के साथ रिलेट है। तो इसका मतलब एक एंगल को थीटा के साथ रिलेट करना है, बाकी दोनों ऐसे ही रखने हैं। ये है क्वेश्चन का एम। इतना आप सोच पाते तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाता। दिखा कि नहीं भाई? नहीं। तो हम तुरंत क्या करते, कॉट थीटा माइनस एक एंगल कॉट ए कर लेते और दूसरे दोनों एंगल यहीं ले लेते, कॉट बी प्लस कॉट सी। अब तो आपने पढ़ा है ना कॉस बाई साइन करके, याद आ रहा है कि नहीं भाई? इसका तो डायरेक्ट रिजल्ट आज की क्लास में ही देखा ना अभी हमने। इसको क्या लिखते हैं? साइन सी। यहाँ से आ जाता साइन ऑफ ए माइनस थीटा बाई साइन ए साइन थीटा। यहाँ से आ जाता साइन ऑफ बी प्लस सी अपॉन साइन बी साइन सी। हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी? साइन ऑफ ए माइनस थीटा की। अच्छा, हमें पता है कि ए प्लस बी प्लस सी पाई है, क्योंकि ट्रेंगल के अंदर है। तो बी प्लस सी को हम पाई माइनस ए लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए साइन थीटा अपॉन साइन बी साइन सी। क्या रिजल्ट समझ में आया सबको? सेम एज अगर हम साइन ऑफ बी माइनस थीटा लिखते तो आ जाता साइन स्क्वायर बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन ए साइन सी। सेम एज अगर हम साइन ऑफ सी माइनस ए लिखते तो सी और थीटा एक तरफ कर लेते, तब ये रिजल्ट क्या आ जाता है? साइन स्क्वायर सी साइन थीटा साइन ए साइन बी। तीनों को आपस में हम क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। तो साइन ए माइनस थीटा साइन बी माइनस थीटा और साइन सी माइनस थीटा का प्रोडक्ट क्या आ जाता? जैसे ही मल्टीप्लाई करते तो यहाँ आ जाता साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर सी। यहाँ भी आ जाता साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर सी, और यहाँ साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा। तो क्या ये साइन क्यूब थीटा आ जाता? अभी रिजल्ट क्या रहता? साइन क्यूब थीटा। तो लैम्डा की वैल्यू तुरंत कितनी आ जाती? बोलिए भाई। अप्रोच कनेक्ट हुई कि नहीं हुई, ये बताओ, इंपॉर्टेंट बात। अप्रोच कनेक्ट हुई कि नहीं हुई? क्या अप्रोच लेनी थी बोलो? है बस यही कनेक्शन चाहिए भाई। हमने क्या देखा? हमें टेन अल्फा टेन बीटा चाहिए, यानी अगर हम इस इक्वेशन को टेन में कन्वर्ट करके क्वाड्रेटिक बना लें तो यहाँ पे हमें सम ऑफ रूट, यहाँ पे हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है। बस इतना कनेक्शन जैसे आपने देखा तुरंत काम हो गया भाई। ये रिजल्ट होता है 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan²। 1 + tan² थीटा, और ये रिजल्ट हो जाता है 2 tan θ अपॉन 1 + tan² थीटा इक्वल टू सी। यहीं पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाता है a माइनस ए tan² थीटा टू बी tan थीटा इज इक्वल टू सी प्लस सी tan² थीटा। यहीं से आपका क्या आंसर आएगा? a प्लस सी tan² थीटा माइनस टू बी tan थीटा प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 0। इसी के रूट अल्फा और बीटा हैं। अब चूंकि 10 में क्वाड्रेटिक है
तो रूट क्या आ जाएंगे, टेन अल्फा और टेन बीटा। भाई थीटा की जगह तो अल्फा बीटा आ रहा है, अब ये टेन थीटा में क्वाड्रेटिक है तो थीटा की जगह अल्फा बीटा रख दो, तो रूट अब क्या आ गया, टेन अल्फा टेन बीटा। अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया। सम ऑफ रूट दैट इज 2b अपॉन a प्लस सी एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज c माइनस a अपॉन c प्लस a। प्रूव हो गया। यहीं पे अगर आपको टेन अल्फा प्लस बीटा निकालना होता तो वैसा रिजल्ट लगा के टेन अल्फा प्लस बीटा निकाल देते। क्या ये पूरी कहानी सब लोग समझ पाए? बोलिए। देखो, जो एक्सप्रेशन आपको प्रूफ करना है, अगर आप उसको ध्यान से देखो तो वो लिखा हुआ है p अपॉन साइन टू थीटा q अपॉन कॉस टू थीटा। देखो जरा ध्यान से। Yes. और बाहर है 1/2, ये है। अच्छा, जो ये वैल्यू है टेन सिक्स थीटा, इसको आप लिख सकते हो साइन सिक्स थीटा बाई कॉस सिक्स थीटा इज इक्वल टू पी बाई क्यू। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि साइन सिक्स थीटा बाई पी इज इक्वल टू कॉस सिक्स थीटा बाई क्यू, तो कोई प्रॉब्लम? बोलो। नो सर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अच्छा, अगर मैं इसी पूरी चीज़ को k कह दूँ तो इसका मतलब मैं p को क्या लिख सकता हूँ बताओ? साइन सिक्स थीटा बाई k लिख सकता हूँ कि नहीं? ऐसे ही q को क्या लिख सकता हूँ, कॉस सिक्स थीटा बाई के लिख सकता हूँ कि नहीं? हाँ या ना में जवाब देना मुझे। बोलो। Yes, sir. यस सर। तो यही चीज़ मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 साइन सिक्स थीटा बाई साइन टू थीटा कॉस सिक्स थीटा बाई कॉस टू थीटा, और बाहर 1/k आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, हाँ या ना बताओ? यस सर। हाँ। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो। मामला डन है एकदम, क्लियर हो रहा है कि नहीं बताओ? अब यहीं पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन सिक्स थीटा कॉस टू थीटा माइनस कॉस सिक्स थीटा साइन टू थीटा डिवाइडेड बाई के टू साइन टू थीटा कॉस टू थीटा। तो क्या ये रिजल्ट कितना आ गया बताओ, साइन फोर थीटा अपॉन के साइन फोर थीटा, साइन फोर थीटा साइन फोर थीटा कैंसिल, ये 1/k आ गया कि नहीं? अरे हाँ या ना? Yes, sir. यानी अब हमें सिर्फ क्या निकालना है, के। यानी अब हमें सिर्फ क्या निकालना रह गया, के। तो अब के निकाल लो, खत्म हो गया। कैसे निकालोगे के बताओ? अगर आप The देखो तो sin सिक्स थीटा कितना है? p upon under root p square minus q square. हाँ वेरी गुड। साइन सिक्स थीटा कितना है, पी के। और कॉस सिक्स थीटा कितना है, क्यू के। दोनों को अगर हम स्क्वायर करके जोड़ दें तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू के स्क्वायर इक्वल टू वन आ जाएगा। तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ रही है, वन अपॉन रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। समझ गए कि नहीं ये बताओ? अरे हाँ या ना? समझे कि नहीं ये बताओ? तो बस यही 1/k रख दो, तो आंसर आ गया रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यही आंसर हो गया। क्या एक कनेक्शन सब लोग समझे, क्वेश्चन कैसे सोचा? ये एक तरीका है। अब ऐसा नहीं कि आप ऐसा ही सोचेंगे, हो सकता है बीच में आपको कुछ और चीज़ें स्ट्राइक करें, कुछ और अंडरस्टैंडिंग स्ट्राइक करें, वो सब आप लगा सकते हैं। बट ये एक वे था इस क्वेश्चन को सोचने का जिससे आप ये क्वेश्चन सोच सकते थे। अल्टीमेटली आप किसको क्या एलिमिनेट करते, उसके हिसाब से आप ये एनालिसिस कर सकते थे, क्योंकि अल्टीमेटली हमें पी और क्यू हटाना था, वही हमने हटा के पूरा एनालिसिस कर लिया। नहीं समझे?